हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आप देख रहे हैं क्लास 10th का यह 8वां चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग इस वीडियो में समझिएगा और यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चन आते हैं वही बनते हैं। तो इसमें से आप इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपको 5 से 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको आनुवांशिकता, जिनमें पृथक्करण का नियम पढ़ेंगे, प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे, स्वतंत्र अभियोजन का नियम पढ़ेंगे, लिंग निर्धारण, जीन, गुणसूत्र, ये सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है मेरे भाई, देखिए क्या है आनुवांशिकता, क्या है। ठीक है, आनुवांशिकता क्या है? माता पिता से संतान में, क्या कह रहा है, माता पिता से संतान में गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। जो हमारे माता पिता का गुण होता है वह मेरे अंदर से जो गुण है वह मेरे पुत्र के अंदर या पुत्री के अंदर, जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी वही क्या होता है, आनुवांशिकता होता है। बात समझ में आई? जो हमारे दादा के गुण थे वो उनके पिता के पास आया, उनके पुत्र के पास आया, उनके पुत्र से मेरे पास आया, मेरे पास से मेरे पुत्र या पुत्री के पास जाएगा। यही क्या होता है, आनुवांशिकता होता है। जो गुण होते हैं, क्या कह रहा है मेरे भाई, जो गुण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, यानी यहाँ से यहाँ जाने की जो क्रिया है वही स्थानांतरण कहलाती है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, आँखों का रंग, क्या कह रहा है, आँखों का रंग। जो आँखों का रंग है वह क्या हो रहा है, हमारे जो दादाजी हैं उनकी आँखें भी काली हैं या भूरी हैं, उनके पुत्र की आंखें भी भूरी हैं, मेरी आंखें भी भूरी हो सकती हैं, काली हो सकती हैं, उनकी जैसी उनकी हैं वैसे मेरी हैं। तो यही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता। बालों का रंग, उनके भी बाल काले हैं, मेरे भी हैं, और हो सकता है मेरे पुत्र की भी हों या पुत्री के हों, वो भी हो सकते हैं। तो बालों का रंग हो गया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती हैं, तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता आप समझ गए होंगे। देखिए ये एक पुरुष है और यह एक महिला है, इन दोनों से जो पुत्र प्राप्त हुआ है उसके देखिए कलर, बाल इनके भी काले हैं, इनके भी काले हैं, ये भी गोरे हैं, यह भी गोरी हैं। तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण क्या कहलाता है, आनुवांशिकता। ज़्यादा समय नहीं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वंशानुगत लक्षण। देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन कुछ अंतर जरूर है। समझिएगा, वंशानुगत लक्षण क्या कह रहा है मेरे भाई, वंशानुगत लक्षण क्या है। आप देख रहे हैं रोहित इंस्पायर इंडिया, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर रोहित इंस्पायर तो हमारे चैनल का लिंक खुल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए वंशानुगत लक्षण वे लक्षण जो माता पिता से जीन, क्या कह रहा है, माता पिता से जीन के माध्यम से संतान को प्राप्त होते हैं, वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। मैंने क्या कहा कि दोनों एक जैसे ही लगेंगे। यहाँ पर देखिए वह लक्षण, उसमें क्या था, वह जो गुण थे वह आ रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें क्या हो रहा है, लक्षण आ रहे हैं किसके माध्यम से, जीन के माध्यम से संतान को प्राप्त हो रहे हैं, उसे ही क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वंशानुगत लक्षण कहते हैं मेरे भाई। तो वंशानुगत लक्षण और आनुवांशिकता आप समझ गए। देखिए इसमें क्या है, घुंघराले या सीधे बाल, घुंघराले या सीधे बाल ये हो सकता है। आँखों का रंग, मैंने क्या कहा, दोनों सिमिलर दिख सकते हैं, तो यह आँखों का रंग भी वंशानुगत लक्षण में आ सकता है।
यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है? ठीक है, आगे समझेंगे। देखिएगा, मेंडल, ये मेंडल महोदय का एक चित्र है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका ये पूरा नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने ही इस आनुवांशिकता के ये जनक माने जाते हैं। आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या कहा, देखिए, मटर के पौधे पर प्रयोग करके वंशानुगत लक्षण के नियम बताए। इन्होंने क्या किया, एक मटर का पौधा लिया, उस पर इन्होंने रिसर्च किया। अब रिसर्च करने के बाद इन्होंने 3 नियम बताए। क्या किया, इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इन्होंने 3 नियम बताए। वह 3 नियम कौन कौन से हैं? देखिए, प्रभुत्व का नियम क्या है? प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर खोज किया और इन्हें आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा मैंने? इन्हें आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर खोज किया और मटर के पौधे पर खोज करके इन्होंने 3 नियम दिए। पहला प्रभुत्व का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या जिसे स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम भी कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रभुत्व का नियम हम सबसे पहले पढ़ेंगे। हमारे हिसाब से आपके चैप्टर्स में केवल एक ही नियम दिया हुआ है, वो भी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लेकिन हम लोग तीनों पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम तीनों पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर हो पाता है। देखिए, हमारे पास एक ही स्लाइड है, इस पे 2 मिनट देंगे और इसके आगे हम इस पर भी 2 मिनट देंगे। इसके बाद आ जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेने से कुछ घटेगा नहीं, तो हम इसीलिए इसको जो है पढ़ने वाले हैं पूरा। ठीक है, दोनों नियम और भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। समझिएगा, जब किसी जीव में किसी लक्षण के 2 विपरीत गुण, क्या कह रहा है, कोई जीव है उसमें दो विपरीत गुण वाले, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 2 लंबा, इसमें क्या है, यह लंबा पौधा है और इधर क्या है, ये बौना पौधा है। अब इसमें क्या किया गया है, देखिए, जब लंबा होगा तो उसे कैपिटल टी से लिखते हैं। ठीक है, लंबा है तो इसे हमने लिखा कैपिटल टी से, और जब स्मॉल होता है, जो छोटा बौना पौधा है, उसे हमने कैसा लिखा है, उसे हमने लिखा है स्मॉल टी से। ठीक है, उससे हमने कैसा लिखा है, स्मॉल टी से। अब ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, इन दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में हमें यह प्राप्त हुआ कि देखिए लंबा पौधा प्राप्त हुआ। यानी कि प्रभाविता के नियम में क्या कहता है कि जब 2 विपरीत गुण, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, यानी बौना पौधा और प्रभावी यानी लंबा पौधा के साथ होते हैं तो केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है। क्या कहा, इन दोनों का हमने क्रॉस कराया। ठीक है, ये लंबा पौधा, ये बौना पौधा, दोनों का क्रॉस कराया। इसका एक टी इधर आ गया, ठीक है, इसका एक टी इधर आया और इसका एक टी इधर आया, तो इसमें जो दिखेगा हमें वो कैसा दिखेगा, लंबा पौधा दिखेगा। यानी जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता के नियम में जो प्रभावी होता है, जो लंबा होता है, वही निकल के आता है। ठीक है,
देखिए, यदि मटर के पौधे में लंबा टी, ये क्या है, मटर के पौधे में लंबे के लिए क्या है, टी, ठीक है, और बौने के लिए स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी गुड़ के साथ हों तो ये बड़ा टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। लंबा टी प्रभावी गुड़ है, यदि लंबा टी प्रभावी गुड़ है, ये प्रभावी गुड़ है ना भाई, प्रभावी गुड़ है, और बौना टी अप्रभावी गुड़ है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमें प्रभावी ही लक्षण मिलेंगे देखने को। प्रभावी लक्षण देखिए, अगर यहाँ पर इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये भर गया है बोर्ड, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, समझिएगा। देखिए, ये हमने बनाया टी, ठीक है, ये हमारे पास है कैपिटल टी, कैपिटल टी यानी हम कहेंगे प्रभावी, ठीक है, और अगर हमने लिखा स्मॉल टी तो ये हो गया अप्रभावी। लेकिन जब लंबे पौधे यानी प्रभावी पौधे का अप्रभावी पौधे से क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। इसे ही क्या कहते हैं, प्रभुत्व का नियम। प्रभुत्व किसका है, जो बड़ा व्यक्ति है उसी का प्रभुत्व होता है, उसी का कमांड होता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर, आगे समझेंगे। देखिए, परिभाषा क्या है, किसी जीव में किसी लक्षण के लिए उपस्थित दोनों कारक युग्मक बनते समय, क्या है, युग्मक बनते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक युग्मक में किसी लक्षण का केवल एक ही कारक जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ समझिए, यदि किसी मटर के पौधे का जीनोटाइप टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो युग्मक बनते समय टी और टी अलग हो जाता है, इसलिए कुछ युग्मक में टी और कुछ में टी जाता है, स्मॉल टी जाता है। समझिएगा कैसे। देखिए, यहाँ पर जीनोटाइप कैसा है, जो अभी पीछे देखा आपने, उसमें क्या था, ये लंबा पौधा था प्रभाविता के नियम में, ठीक है। इसी में क्या है, युग्मक है, अब ये दोनों जोड़े में हैं, अब इधर जब ये टूटेगा निकलेगा तो ये कैपिटल टी में निकल गया, ये स्मॉल टी में निकल गया। कुछ युग्मकों में कैपिटल टी जाता है और कुछ युग्मकों में स्मॉल टी जाता है। आगे देखिएगा, इसमें और भी है। देखिए नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कह रहा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशानुगति एक साथ होती है, तब प्रत्येक लक्षण के कारक युग्मक बनते समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, इसलिए संतान में नए गुणों के संयोजन दिखाई देते हैं। क्या कहा इसने कहा जब दो या दो से अधिक लक्षणों वाले, जैसे यहाँ पर देखिए पीला गोल, हरा और झुर्रीदार, ये कुछ अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं। जैसे वाई से येलो हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है शुद्ध, जो शुद्ध है उसके लिए क्या लिखा गया है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और कैपिटल आर लिखा गया है, जो शुद्ध पौधा है उसके लिए। और यहाँ पर हरा और झुर्रीदार के लिए क्या लिखा गया है, स्मॉल वाई और कैपिटल स्मॉल आर लिखा गया है। तो इसी तरीके से यहाँ समझिएगा, जब दो या दो से अधिक वंशानुगत, क्या है, दो से अधिक वंशानुगत एक साथ होते हैं, देखिए एक साथ होते हैं, तब प्रत्येक लक्षण के कारक युग्मक बनते समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिए लक्षण 1 में क्या है, पहला ये गोल है, ठीक है।
जो हमारा आर है वह गोल है, यहाँ पर लिखेंगे हम आर, वो भी किस में, कैपिटल में। और झुर्रीदार जो अप्रभावी है उसके लिए लिखा है स्मॉल आर। यहाँ पर समझिए जो कैपिटल लिखा हुआ है, जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो है शुद्ध, और जो स्मॉल में लिखा हुआ है वो अशुद्ध रूप से है, अप्रभावी है। अब यहाँ पर दूसरे में क्या है, ये दूसरा लक्षण कौन सा है, इसमें अभी आपने पढ़ा कि जब 2 या 2 से अधिक वंशानुगत लक्षण, तो वही दूसरा लक्षण क्या बता रहा है, जो यहाँ पर है कैपिटल वाई, ठीक है, और यहाँ पर है, ये है कैपिटल वाई, ये है स्मॉल वाई, ठीक है। अब जो स्मॉल है वो क्या है, वो अप्रभावी है, और जो कैपिटल है वो प्रभावी है। अब इसमें जो है हमने क्या कराया, क्रॉस, ठीक है। तो इसमें जब क्रॉस करवाते हैं तो क्या होता है समझिए, देखिए जनक पीढ़ी कौन कौन सी है, गोल और पीले, ठीक है, क्या है, गोल और पीले। यहाँ पर क्या है, झुर्रीदार और हरे। इन दोनों की जब संकरण हमने मतलब युग्मक का कराया यहाँ पर F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जब कराया गया तो क्या प्राप्त हुआ, दोनों के संकरण से सभी पौधों का जीनोटाइप कैपिटल आर और स्मॉल आर वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बना। तो जब इस तरीके से बनता है तो सभी पौधे गोल और पीले दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि आर और वाई प्रभावी है। क्या है, आर और वाई प्रभावी है। यहाँ पर देखिए आर जो है, जो कैपिटल वाई है और जो कैपिटल आर है, ये दोनों कौन से हैं, ये प्रभावी हैं। देखिए तो आपने F1 पीढ़ी में देखा कि आपको क्या प्राप्त हो रहा था, आर जो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यह आपको प्राप्त हुआ था F1 पीढ़ी में, ठीक है। इसके बाद देखिए F2 पीढ़ी में क्या हो रहा है, यहाँ पर वहाँ पर कौन कौन से युग्मक बने, आर और वाई बना, वाई और आर और वाई बना, फिर वाई आर वाई बना, आर वाई बना। इस तरीके से युग्मक बने थे, ठीक है, इस तरीके से F1 पीढ़ी में युग्मक बने थे। अब जब F2 पीढ़ी में इनका क्या कराएगा, स्वपरागण। जब स्वपरागण मैंने उस दिन ही आपको बता दिया था, जब एक ही पेड़ के जो एक ही फूल होता है उसी के परागकण को उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसे ही स्वपरागण कहते हैं। तो वही मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसमें क्या कराया जा रहा है, स्वपरागण कराया जा रहा है, ठीक है। इनमें मिलने से F2 क्या है, इनमें मिलने से F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे बने। कौन कौन से, देखिए यहाँ पर ये युग्मक है, ठीक है, ये युग्मक है और इनका क्या कराया जा रहा है, स्वपरागण। यहाँ से समझिएगा आर, यहाँ पर कैपिटल 1 दिख रहा है, यहाँ पर एक कैपिटल आर दिख रहा है, यह दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें भी एक कैपिटल वाई है और इसमें भी एक कैपिटल वाई है, दोनों को मिलाकर हमने यहाँ क्या लिखा है, डबल आर डबल वाई, वो भी कैपिटल में। इसका मतलब क्या है, यह प्रभावी है, यह क्या है, यह प्रभावी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक आर है कैपिटल में, यहाँ पर क्या है, एक आर है नहीं, यहाँ से फिर इसके साथ इसको करवाएंगे। पहले क्या किया, इसके साथ इसको कराया, फिर अभी इसके साथ इसको कराएंगे, फिर इसके साथ इसको कराएंगे, फिर इसके साथ इसको कराएंगे। इस तरीके से हम एक को पकड़ेंगे, इनसे कराएंगे, फिर दूसरे को पकड़ेंगे, फिर इससे कराएंगे, फिर तीसरे को पकड़ेंगे, फिर इन सभी से, फिर इससे पकड़ेंगे, इस चारों से। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इससे हमें यह प्राप्त होगा 9 क्या होंगे, 9 गोल पीले पौधे प्राप्त होंगे, 3 हरे पौधे प्राप्त होंगे और झुर्रीदार पीले 3 प्राप्त होंगे, हरे
झुर्रीदार कितने प्राप्त होंगे? 1। तो यह होता है रेशियो। आपसे एग्जाम में यह रेशियो कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा कि फिनोटाइपिक अनुपात कितना होता है? 9:3:3:1। ये इसका जो है अनुपात होता है। क्या होता है? 9:3:3:1, ये इसका रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया, तो उसको आप बैक करके आप रिटन में देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने का यही तो अपना एक मज़ा होता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके थोड़ा सा पीछे करें और उसके बाद आप देखते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीन क्या होता है? जीन डीएनए का एक छोटा भाग होता है जो हमारे गुणों जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, लंबाई आदि को नियंत्रित करता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ठीक है, इसमें और है, देखिए, वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने वाली डीएनए की इकाई जीन होती है। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? जीन डीएनए का एक छोटा भाग होता है। जीन क्या होता है? डीएनए का एक छोटा भाग होता है जो क्या करता है? बालों का रंग, आँखों का रंग और लंबाई आदि को नियंत्रित करता है। वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता है। उसे ही क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, देखिए, डीएनए और जीन की बात करते हैं। ये हमारे डीएनए की संरचना होती है। ठीक है, ये क्या है? डीएनए की संरचना है। और इसमें क्या होता है? इस तरीके से ये जो कलरदार दिख रहा है ना, एक ये इतना हिस्सा और ये इतना हिस्सा, तो ये अलग अलग हैं। इसमें 4 प्रकार होते हैं। जैसे ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है एडेनिन। क्या है? एडेनिन होता है। ठीक है मेरे भाई, एडेनिन होता है। और इसमें जी है, जी का मतलब ग्वानिन होता है। ठीक है, ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन। और सी फॉर साइटोसिन। क्या है? साइटोसिन। साइटोसिन हो गया। सी का मतलब, और टी से होता है थायमिन। क्या है? थायमिन। ठीक है, ये 4 जो होते हैं डीएनए के भाग होते हैं। इसमें अगर ये टी है, यहाँ टी है तो यह ए हो गया, और यह जी है तो यह सी होगा। ठीक है, सी है, ये जी होगा। ठीक है, इस तरीके से ये बंधे होते हैं। तो डीएनए में 4 नाम आते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? डीएनए में 4 जीन इनको कह सकते हैं, ये प्राप्त होते हैं। इसमें डीएनए का एक छोटा भाग जो किसी विशेष गुण की जानकारी देता है, जीन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इसको आप समझ गए होंगे। गुणसूत्र क्या है? आपने डीएनए समझ लिया, जीन समझ लिया, आप समझते हैं गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक पर में पाए जाने वाली धागे जैसी संरचनाएं हैं जिन पर जीन स्थित होते हैं। जो अभी आपने देखा ऐसे करके बना हुआ था, ऐसे करके, वो क्या था? वो गुणसूत्र थे। वो डीएनए पर, इसी पर क्या होता है? इसी पर इस तरीके से क्या बने होते हैं? जीन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जीन लगे होते हैं इन पर। तो अब आगे समझिए, केंद्रक में उपस्थित धागे नुमा, ये जो धागे नुमा संरचनाएं हैं जो जीन को धारण करती हैं, गुणसूत्र कहलाती हैं। तो गुणसूत्र भी आपने देख लिया, डीएनए भी देखा और जीन भी। नेक्स्ट एक और है युग्मक। युग्मक में प्रजनन कोशिकाएं हैं। जो युग्मक हैं वो क्या हैं? प्रजनन कोशिकाएं हैं जो संतान बनाने में भाग लेती हैं। पुरुष का युग्मक शुक्राणु होता है और स्त्री का युग्मक अंडाणु होता है।
जैसे देखिए, प्रजनन में भाग लेने वाली विशेष कोशिकाओं का युग्मक कहते हैं। प्रजनन में भाग लेने वाले विशेष कोशिकाओं को क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर नर है, ठीक है, नर, और यहाँ पर है मादा, ठीक है, नर है और क्या है? मादा। अब नर से क्या आता है? शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु किससे आता है? नर से। और मादा से क्या आता है? अंडाणु, ठीक है, मादा से क्या होता है? अंडाणु होता है। अब इन दोनों के जब मिलन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है? युग्मक, ठीक है, क्या बनता है? युग्मक बनता है, ठीक है। तो इससे ही क्या कहते हैं? यही क्या होता है? युग्मक होता है। बात यहाँ तक समझ में आई? आगे बढ़ेंगे हम, ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं देने वाले, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिंग निर्धारण की, जो कि आपके एग्जाम में लगभग 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है लिंग निर्धारण? वह प्रक्रिया, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि जन्म लेने वाली संतान नर यानी पुरुष होगी या मादा या स्त्री होगी, ठीक है। मनुष्यों में यह निर्धारण निषेचन के समय लिंग गुणसूत्रों यक्स और वाई के आधार पर होता है। देखिए, जो पुरुष होता है उसका जो गुण होता है वो क्या होता है? यक्स और वाई होता है, जबकि मादा का जो होता है वह केवल यक्स और यक्स होता है, ठीक है। मादा का जो होता है वह यक्स और यक्स होता है। यहाँ पर समझिएगा, मादा का क्या होता है? एक्स और यक्स होता है। नर का जो होता है वह नर यानी पुरुष का जो होता है वो यक्स और वाई होता है। इनमें देखिए, अगर हम इधर से यक्स लें और इधर से यक्स लें तो क्या प्राप्त होगा? यक्स और यक्स। यदि यक्स और यक्स प्राप्त होता है तो यहाँ पर क्या बनता है? लड़की बनती है, लड़की या स्त्री, ठीक है। यहाँ पर कौन बनेगा? लड़की बनेगी। यहाँ से जब आता है तब, ठीक है। यदि यहाँ से वाई आया और यहाँ से एक्स आया तो क्या बनेगा? यक्स और वाई बनेगा। यह किसका होता है? लड़के का होता है। किसका होता है? लड़के का, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब कहते हैं कि लड़का होगा या लड़की, वो किस पर डिपेंड करता है? नर के गुण पर, ठीक है। इसमें से अगर नर का जो यक्स गुणसूत्र है वो अगर स्त्री के अंडाणु से मिलेगा तो क्या बनेगा? लड़का बनेगा। यदि वाई मिलेगा तो, अगर यक्स मिलता है तो लड़की मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो इसके बाद का वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे? पहले मैंने क्या किया था, जब केमिस्ट्री पूरा ख़त्म किया था तो उसका एमसीक्यू लेके आए थे। उसके बाद अभी जब हम बायोलॉजी ख़त्म कर रहे हैं तो इसका भी एक क्लास एमसीक्यू का लेकर आएंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।